यूपीपीएससी और जो भी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनके लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स पढ़ रहे हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये पार्ट 3 है। लगभग 10 अमेंडमेंट मैंने सेलेक्ट किए हैं जिन्हें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। शुरुआत करते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1991 में आया था। दिल्ली जो था वो इनिशियली एक यूनियन टेरिटरी था और बहुत पॉपुलेशन थी, तो लोगों में डिमांड उठने लगी थी एक एक अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट की। तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया और दिल्ली को बना दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, एनसीटी ऑफ दिल्ली। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में रिसेंटली बताया है कि एनसीटी ऑफ दिल्ली, एनसीआर और दिल्ली न्यू दिल्ली में क्या डिफरेंस है, जाके देखिएगा उस वीडियो को, चैनल पे है वो। इस अमेंडमेंट से 2 आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, 239AA और 239AB। इस एक्ट से दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली, इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली और एक प्रॉपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया। लेकिन दिल्ली को लेकर थोड़ा सा चीज़ें डिफरेंट थी। 3 चीज़ें सेंटर ने अपने पास रख ली, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ये दिल्ली गवर्नमेंट के पास कभी नहीं होंगी, चाहे भले ही वो नियुक्त गवर्नमेंट होगी, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 71st, ये 1992 में हुआ था। इससे 3 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में ऐड हुई थी। ये लिस्ट कहाँ पर है? ये है 8th शेड्यूल में। यहाँ पर ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। एक लैंग्वेज 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुई और ये एक लैंग्वेज थी सिंधी। अब 71st से 3 और ऐड हुई, ये थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। अगला है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इससे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया, मतलब लोकल लेवल पर जो गवर्नेंस सिस्टम है उसे स्ट्रेंथन किया गया था। देखिए, लोकल गवर्नमेंट हमेशा से इंडिया में रही है, डीपीएसपी का पार्ट है, तो स्टेट्स अपने हिसाब से बना लिया करते थे। लेकिन इनमें स्टेट्स की बहुत मनमानी चलती थी क्योंकि इनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से आपकी जो पंचायत्स हैं उन्हें और अर्बन लोकल बॉडीज़ इन्हें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया गया। हमारे जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था और 74th से म्यूनिसिपैलिटीज़ को। इसके अलावा 73rd से पार्ट 9 ऐड हुआ था, 74th से पार्ट 9A ऐड हुआ था। आर्टिकल्स 73rd से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए थे 243 से 243O, और म्यूनिसिपैलिटीज़ से जो आर्टिकल्स ऐड हुए थे 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा वो थे 243P से 243ZG। शेड्यूल जो ऐड हुए थे दैट वाज 11th बाय 73rd एक्ट और 74th से 12th शेड्यूल ऐड हुआ था। इसके अलावा दोनों ही जगह पे 5 साल का टेन्योर फिक्स किया गया था। रिजर्वेशन की बात करें तो SC/ST रिजर्वेशन प्रपोर्शन के हिसाब से फिक्स था, लेकिन विमेन रिजर्वेशन दोनों ही केसेस में 1/3 फिक्स किया गया था। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। स्टेट इलेक्शन कमीशन दोनों ही बॉडीज़ के इलेक्शंस देखेंगे और स्टेट फाइनेंस कमीशन दोनों ही बॉडीज़ के फाइनेंसेस देखेंगे। अब आता है 86th अमेंडमेंट एक्ट। इससे आर्टिकल 21A को इंट्रोड्यूस किया गया था। 21A एक फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 6 से 4 साल के बच्चों के लिए। इसके अलावा आर्टिकल 45 ऐड हुआ था, ये डीपीएसपी में आर्टिकल ऐड हुआ था। इसके थ्रू इन्होंने कहा था कि जो डायरेक्टर प्रिंसिपल हैं उनका फोकस अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन पर शिफ्ट किया गया था। फर्दर एक और आर्टिकल ऐड हुआ था 51A के, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आर्टिकल ऐड हुआ था जिसके तहत पेरेंट्स और गार्जियंस की ड्यूटी सेट की गई थी कि आपकी ड्यूटी है अपने बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करना। सो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी तीनों में ही आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए। अब आता है अगला 92nd, ये 2003 में हुआ था। यहाँ से भी लैंग्वेजेस ऐड हुई थी। अगेन कौन सा शेड्यूल था? 8th शेड्यूल था। इनिशियली 14, फिर एक ऐड हुई, 15 हुई। ये एक कौन सी थी? सिंधी थी। फिर 3 ऐड हुई, 18 हो गई। ये 3 कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद में 4 ऐड हुई 92nd से और टोटल हो गई 22। आज की डेट में 22 लैंग्वेजेस ही हैं 8th शेड्यूल में। ये 4 कौन सी थी? ये थी बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसके बाद में 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, ये डेट भी याद कर लीजिएगा क्योंकि 100 था, तो पूछ सकते हैं 100 कब हुआ था। यहाँ से क्या हुआ था कि बहुत पहले कभी कुछ कॉन्क्लेव्स, मतलब इंडिया के अंदर कुछ कुछ हिस्से बांग्लादेश के थे और बांग्लादेश के अंदर कुछ कुछ इस तरीके से हिस्से
इंडिया के थे। तो ये मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी उस समय पर, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये हिस्से हम ले लेते हैं और ये हिस्से बांग्लादेश को दे देते हैं। तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ एनक्लेव्स हुआ था, एक्सचेंज ऑफ एनक्लेव्स हुआ था, लैंड बॉर्डर एक एग्रीमेंट हुआ था और एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट सॉल्व हुआ था परमानेंटली। जो इंडिया के अंदर बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स हैं, जो हिस्से हैं, वो इंडिया के हो गए और बांग्लादेश के अंदर जो इंडिया के हिस्से हैं वो बांग्लादेश के हो गए। अब आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ये 2016 में हुआ था। ये दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो 101 नंबर है और दूसरा इसके तहत जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था। आर्टिकल याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, 279A आर्टिकल था और जीएसटी काउंसिल का गठन भी हुआ था। सारे जो टैक्सेस थे, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, स्टेट वैट, ऑक्ट्रॉय, सारे टैक्सेस को मिला के एक टैक्स बना दिया गया था, जीएसटी। इसके बाद 102nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है उसे स्टैचूटरी बॉडी से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस ग्रांट कर दिया गया था। दो आर्टिकल इंट्रोड्यूस हुए थे, 338B और 342A। इसके बाद आता है 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन की बात करी थी। आर्टिकल 15, 16 और 16(6) ये दो इंट्रोड्यूस किए थे, रिजर्वेशन था 10%। मेरे हिसाब से जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स हैं वो मैंने सारे कवर करा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं और एक दो वीडियो में जो बचे हुए होंगे, अगर आपको लग रहा होगा तो मैं उन्हें भी कवर करा दूंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।